हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ सायंकाल। केम छो? मजामा? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। आज 17 अक्टूबर है। डेली हम लोग जो है पीपो का क्लास ले रहे हैं। और आज हम लोग जो है करंट अफेयर पढ़ेंगे, और अभी के 2-3 दिन भी हम लोग करंट अफेयर नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास नंबर 26 है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू के द्वारा और बुलेट पॉइंट के द्वारा पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, डेली आपका क्लास रात के 10 बजे होता है। और अभी जो है भले दीपावली का टाइम है, लेकिन क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मेरा नाम राहुल बर्नवाला है और ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो पूरा उत्साह उमंग के साथ लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ हमारे पास इंग्लिश में पीडीएफ है, दूसरी तरफ हिंदी में पीडीएफ है। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढना पड़ेगा? ये आपको ढूंढना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में आप देखिएगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ को आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आज का क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स। ठीक है, तो एक समिट होता है जिसको वेब बोलते हैं, तो उसको इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, यह किया है 9 फरवरी में हुआ है, 5 से 9 फरवरी में। और पहली बार इंडिया जो है ये समिट को होस्ट किया है। मकसद क्या है कि इसमें जो क्या होते हैं कि जो ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट, मतलब यूट्यूब है, जो भी ऑडियो और विजुअल की तरह इंटरटेनमेंट करता है, वो उसका एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे बातचीत होता है। तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर क्रिएटिव टैलेंट, है ना, जो क्रिएटर होते हैं, यूट्यूब क्रिएटर और बाकी इंस्टाग्राम, ये सारे। तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनसे बातचीत करना और किस तरह से उनको प्रमोट करने के लिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है। पहली बार जो है इंडिया में हमारा वेब का प्लेटफॉर्म सबमिट हो रहा है, इसलिए न्यूज़ में था। ठीक है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इंट्रोड्यूसेस न्यू वीज़ा कैटेगरी फॉर स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट दो टाइप का वीज़ा लेके आ रहा है। एक है ई स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है, और दूसरा है ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा। ठीक है, एक्स मतलब एक्सटेंडेड वीज़ा। तो ई स्टूडेंट वीज़ा उन लोगों के लिए है जो भारत में पढ़ने के लिए आते हैं और स्टडी इन इंडिया पोर्टल पे रजिस्टर किए हैं, उन स्टूडेंट के लिए। और उनके जो डिपेंडेंट हैं, उनके माँ बाप हैं जो उन पे आश्रित हैं, तो उनके लिए भी ये स्टूडेंट एक्स वीज़ा जो है वो दिया जाता है। ये वीज़ा जो है 5 साल तक दिया जाएगा। ठीक है, इसका वैलिडिटी 5 ईयर होगा। इसको रिन्यू भी आप करा सकते हैं। इस वीज़ा को लेने के लिए आपको SII पोर्टल, मतलब स्टडी इन इंडिया पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी है कराना। और ये जो पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज न्यू मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में नया मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बहुत सारे क्षेत्रों में, खासकर दिल्ली NCR के क्षेत्रों में, नेशनल कैपिटल रीजन में। तो कहाँ कहाँ बन रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेट्रो से रिलेटेड कुछ डेटा है वो आपका इम्पोर्टेंट है। इंडिया जो है मेट्रो में अगर हम बात करेंगे तो थर्ड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में, आफ्टर चाइना एंड USA। फर्स्ट मेट्रो जो है वो कोलकाता में 1984 में इंडिया में चली थी। और फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल, पानी के नीचे मेट्रो सुरंग जो है वो कोलकाता में 2024 में स्टार्ट हुआ है। ड्राइवर लेस ट्रेन, चालक रहित ट्रेन जो है मेट्रो ट्रेन, वो दिल्ली में मेजेंटा लाइन पे 2020 में चला है। जो हमारा दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन है, वो बहुत सारे देशों को इंक्लूडिंग बांग्लादेश को वो कंसल्टेंसी सर्विस जो है परामर्श प्रदान करता है। तो ये मेट्रो से रिलेटेड फैक्ट होंगे। देखो, इस EPFO में जो करंट अफेयर आता है वो सिविल सर्विस जैसा एनालिटिकल नहीं आता है, इसमें फैक्चुअल ज़्यादा होता है। इसीलिए इस तरह के करंट अफेयर हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम। नाम से पता चल रहा है पंचायत को पार्लियामेंट से जोड़ना है। तो इसमें जो वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, 502, चाहे वो स्टेट और UT से हैं, उसको इसमें बुलाया गया है इस प्रोग्राम के तहत। इसको इनॉग्रेट, उद्घाटन किए हैं लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला जी। ठीक है, और ख़ासकर उन महिलाओं पे फोकस किया गया है जो शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, ताकि उनको हम ट्रेनिंग दे पाएँ अपने कॉन्स्ट कि क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है। और इसको बिरसा मुंडा का जो 150 जयंती था, एनिवर्सरी, उसके अवसर पर स्टार्ट किया गया है। मकसद वही है कि महिलाओं को जो है पार्लियामेंट के बारे में बताना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना, और किस तरह से वो अपना रोल को और अच्छे से प्ले कर पाए उसके लिए। तो इसके लिए वर्कशॉप होगा, उनको टूर किया जाएगा, इंटरेक्टिव उनका वार्तालाप सेशन किया जाएगा। और ताकि उसमें लीडरशिप का क्वालिटी जो है, जो ग्रास रूट वीमेन लीडर्स हैं, जो नेता है, मुखिया है, सरपंच है, उनको ये लीडरशिप क्वालिटी को, नेतृत्व क्षमता निर्माण करना। नेक्स्ट, इंडियन में जो रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, इस बार का जो 76 नंबर का था। ठीक है, तो उस अवसर पे इंडिया ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है
प्राबो सुबियांटो, ठीक है, उनको चीफ गेस्ट के रूप में बनाया गया। और इसलिए भी उनको बनाया गया क्योंकि इंडिया और इंडोनेशिया का जो रिलेशन है उसका 75 ईयर्स भी हो गया था। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है प्राबो सुबियांटो, उनको इस बार का 76th रिपब्लिक डे का 2025 का मुख्य अतिथि बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। कहाँ पे किया है? भारत मंडपम दिल्ली में किया है। मकसद वही है कि ग्राम, आपको नाम से पता चल रहा है कि हमको रूरल इंडिया को डेवलप करना है। तो इसके लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्रामीण बुनियादी ढांचा को बनाना है, उनकी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और महिला का एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता बढ़ाना है। ठीक है, और इसका जो थीम था, ये महोत्सव का विषय था, उसका नाम था बिल्डिंग ए रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। विकसित भारत के लिए ग्रामीण भारत को क्या बनाना? लचीला बनाना, सुदृढ़ बनाना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंडस फूड 2025। क्या होता है इंडस फूड? इंडस फूड 2025 एक तरह का जो है एक शो है, एक तरह का कॉन्क्लेव है, एक तरह का सम्मेलन है जो एशिया का प्रीमियर फूड और बेवरेज है। एशिया का प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार को लेके जो है आपका ये एक शो है, एक सम्मेलन है। कहाँ हुआ? ये आपका हुआ नोएडा में। इसको कौन उद्घाटन किया? नाम से पता चल रहा है, कौन करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग करेगा, है ना, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री करेंगे। और ये जनवरी में हुआ। ये ऑर्गेनाइज इसको कौन किया? तो ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में एक बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर में उसने इसको आयोजन किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रोड सेफ्टी इनिशिएटिव। तो सड़क सुरक्षा पहल जो है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। अगर रोड दुर्घटना में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो 7 डेज तक के लिए उसको कैशलेस ट्रीटमेंट, बिना पैसे का 7 दिन का ट्रीटमेंट जो है लगभग 1.5 लाख का दिया जाएगा। ठीक है, नितिन गडकरी जो हमारे पर्यावरण, रोड और सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने इसको किया। मार्च 2025 से ये पूरे इंडिया में स्टार्ट हो गया है। इसमें और भी चीज़ शामिल है, सिर्फ पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि ड्राइवर अगर गलत डायरेक्शन में गाड़ी चला रहा है तो उसको ऑडियो वार्निंग सिस्टम भी होगा। और हम लोग ड्राइवर को ट्रेनिंग देने के लिए जो है लगभग 1250 ट्रेनिंग स्कूल, ड्राइविंग स्कूल भी खोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस 2025। दोस्तों, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो जरूर इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप लोग ये नहीं करते हैं, ये इसमें बताइए आप लोग से पैसा लिया जा रहा है? नहीं, हम आपके लिए इतना अच्छा से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ, पूरा उत्साह उमंग के साथ। बस आप अपना एक फर्ज थोड़ा सा तो निभाइए कि भाई कि थोड़ा चलिए सर को सपोर्ट कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करवा देते हैं और इसको शेयर कर देते हैं। ये छोटा सा चीज़ करने में आपको कितना देर लगेगा? हैं, शॉर्ट्स देखेंगे दिन भर मज़ा से, इसको शेयर करने में आपको टाइम लगता है। खैर, पढ़ते हैं दोस्तों आगे। प्रवासी भारत दिवस 2025 जो हुआ वो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। ठीक है, ये जो प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है, क्योंकि कब मनाया जाता है? जनवरी के महीने में, क्योंकि इसी दिन गांधी जी जो है अफ्रीका से वापस लौटे थे। ठीक है, और ये आपका इसका 18th सेशन जो था, 18वां संस्करण 2025 में था। ठीक है, और इस बार का थीम था डायोस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया। अगर हम भारत को डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें जो डायस्पोरा है, प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान होगा, उसके लेके इस बार का विषय था। जो फर्स्ट डे है उस दिन हम लोग यूथ प्रवासी भारत दिवस भी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और फर्स्ट बार हमारा प्रवासी भारत दिवस 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट थी तब जो है स्टार्ट किया गया था। इस अवसर पे हम लोग अवार्ड भी देते हैं जिसका नाम है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। उन प्रवासियों को, उन पीआईओ और एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन को दिया जाता है जो बहुत ही असाधारण योगदान जो है इंडिया में किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर AICTE ने लॉन्च किया विमेन इन टेक इनिशिएटिव। AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है वो उसको रेगुलेट करने का ये एक बॉडी है। ठीक है, तो इसने फोकस किया कि महिलाओं का जो है स्टेम फील्ड में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, ये सब के जो फील्ड में महिलाओं का इन्रोलमेंट हमारा बढ़े, मैथमेटिक्स के फील्ड में, और उनका वो कैरियर में भी मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं, उसके लेके इसके लिए जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें मेंटरिंग सेल्स हम लोग खोलेंगे।
ठीक है। और हम लोग स्कॉलरशिप फंड भी देंगे, लगभग 200 करोड़ का दिया जाएगा। मकसद यही है कि महिलाओं का टेक्निकल एजुकेशन में जो पार्टिसिपेशन है, प्रेजेंटेशन है, उसको 34% से बढ़ा के 40% तक करना बाय 2027। अगर AICTE के बारे में बात करेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय में आता है, और 1945 मतलब आज़ादी के 2 साल पहले जो है वो बना था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इसरो ने दोस्तों एक टेस्ट किया, भारतीय डॉकिंग सिस्टम। डॉक मतलब होता है यहाँ से हमारा जो सेटेलाइट जाता है तो उसमें जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उसको स्पेस में एक जगह कहीं पे उतारना, किसी प्लेस पे, उसको हम लोग डॉकिंग बोला जाता है। ठीक है, तो भारतीय डॉकिंग सिस्टम डेवलप किया, इसरो ने टेस्ट किया, जिसका नाम है स्पेडेक्स मिशन डिमोन्स्ट्रेशन किया। ये भारत का फर्स्ट इंडिजीनियस इन स्पेस डॉकिंग टेस्ट है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग ने PSLV C60 से 2 सेटेलाइट लॉन्च किया, स्पेडेक्स 1 और 2। ठीक है, मकसद वही है कि फ्यूचर में जब हम मिशन करेंगे, चाहे वो गगनयान है या इंडिया का भी अपना स्पेस स्टेशन भी हो रहा है, जिस तरह से आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, जिसमें रूस ने, ठीक है, अमेरिका ने और ये बहुत सारे लोग, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है, तो उसी तरह से इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च करने का बात बोला है 2030 तक। तो उसके लिए ये जो मिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, साथ ही गगनयान मिशन में भी। ठीक है, इसको हम लोगों ने 475 किलोमीटर जो अर्थ के हाइट से एक ऑर्बिट है वहाँ पे इसको हम लोगों ने किया टेस्ट को, और इसको डेवलप किया गया था UR राव सेटेलाइट सेंटर URSC में। इंडिया ये करने के बाद 4th कंट्री बन गया है जो अपना डॉकिंग सिस्टम डेवलप किया है, आफ्टर रूस, चाइना एंड अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं IMD के बारे में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का दोस्तों 150 ईयर्स हो गया है, तो उसके लिए फिर उस उपलक्ष्य में IMD ने अनाउंस किया है न्यू वेदर फोरकास्टिंग मॉडल, जिसका नाम है वरुण 3.0। ठीक है, ये मिशन जो है आपका, ये जो आपका मॉडल है, ये आपका ऑल वेदर मॉडल है, हर समय ये काम करेगा, 7 डेज काम करेगा, और ब्लॉक लेवल पे हम लोग जो है इस पे पूर्वानुमान जो है फोरकास्ट कर पाएंगे सभी डिस्ट्रिक्ट में, लगभग 7000 से ऊपर ब्लॉक्स में। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज किया गया है रेनफॉल, हीट वेव और एयर क्वालिटी का बारे में पूर्वानुमान करने के लिए। और इसमें हम लोग जो मेघदूत ऐप है 2.0 जो किसानों के लिए, उससे वरुण 3.0 को जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे तो IMD जो है 1875 में बना था, तो अभी 150 ईयर्स कब हुआ, 2025 में, और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये याद रखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में IMD आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर में नहीं आता है। किस में आता है, पृथ्वी विज्ञान विज्ञान मंत्रालय के अंदर में आता है। ठीक है, क्लियर है। भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत में इंडिया का AI मिशन लॉन्च किया गया है। ये AI जो मिशन है वो आपका 5 ईयर्स के लिए है। ठीक है, और कौन लॉन्च करेगा, चूँकि AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी ने किया है। ये इसमें जो है 10,300 करोड़ का जो है ये प्रोग्राम है, मिशन है। और इसमें हम लोग कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा सेट, इनोवेशन सेंटर और स्किल करेंगे। इसके लिए हम लोग इंडिया लेवल पे इंडिया AI इनोवेशन सेंटर बना रहे हैं, और AI कंप्यूटर क्लस्टर भी बना रहे हैं, जिसका कैपेसिटी 10,000 GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग पर यूनिट जो होगा होगा। ठीक है, क्लियर है। और प्राइवेट सेक्टर को इसमें भी सहयोग हम लोग ले रहे हैं, ताकि भारत में हम लोग इंडिया का लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डेवलप कर पाएँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत, जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम। क्लियर है। नेक्स्ट है नेशनल क्वांटम मिशन NQM का इम्प्लीमेंटेशन। तो नेशनल क्वांटम जो मिशन है दोस्तों, इसका फेज 2023 से 2028 में है। इसमें हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग को डेवलप कर रहे हैं, 50 से 100 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर्स को, और इसमें 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें जो TIFR है, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और IIT मद्रास, IISER पुणे, ये जो है मेन संस्था, इसको हम लोग इसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं।
और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए रिमोट सेंसिंग मटेरियल ये सब डेवलप करेंगे नेशनल क्वांटम मिशन के तहत। तो कितना का है, कब का है और क्या क्या कर रहे हैं वो सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है वन हेल्थ इंडिया पोर्टल। ठीक है, देखो वन हेल्थ इंडिया का मतलब होता है सिर्फ हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि हम जो है आपका एनिमल के और इन्वायरमेंट के स्वास्थ्य पे ध्यान रखते हैं। सबको हम लोग एक एकीकृत स्वास्थ्य के रूप में देखते हैं। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा हेल्थ का, इसके अलावा आप जानवर का ख्याल रखिएगा हेल्थ का, और आपका आसपास जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसका भी। इसको हम लोग वन हेल्थ बोलते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने वन हेल्थ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है, और इसके लिए उसने ICAMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया है, जिसमें हम लोग रियल टाइम पे डिजीज का, रोग का निगरानी रखेंगे जो जूनोटिक है, मतलब जो एनिमल से फैलता है, और AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होता है उसका भी हम लोग निगरानी रखेंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग मतलब जिस क्रॉप को जितना फर्टिलाइज़र चाहिए, फर्टिलाइज़र का पानी का ज़रूरत होता है उतना ही देना है ना, मतलब उसको प्रिसीजन फार्मिंग हम लोग बोलते हैं, परिशुद्धता कृषि फार्मिंग बोलते हैं। इसका हम लोग नेशनल सेंटर बनाया है न्यू दिल्ली में। जाहिर सा बात है, कौन बनाएगा, तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने बनाया है। इसमें हम लोग सेटेलाइट का डेटा को, इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे रियल टाइम फार्म डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए। इसके लिए अलग अलग एजेंसी से हम लोग पार्टनर करेंगे, इसरो से, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाबार्ड, और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से। ठीक है, और इसमें हमको पायलट प्रोजेक्ट मतलब पूरे इंडिया में लॉन्च नहीं कर रहे हैं, कुछ एरिया में कर रहे हैं धीरे धीरे, फिर उसके बाद पूरे इंडिया में एक्सटेंड करेंगे। पंजाब, गुजरात और तेलंगाना में हुआ है। मकसद है कि जो फर्टिलाइज़र का यूज है उसको 50% कम करना, और इल्ड को, उपज को 10% बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारत ग्रीन एनर्जी मिशन का फेज़ 2 लॉन्च किया गया है। ठीक है, मकसद है ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करना। ठीक है, इसके लिए यूनियन बजट ने लॉन्च किया है, 17,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। मकसद है इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इलेक्ट्रोलाइजर आप समझते हो, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, मतलब पानी को तोड़ना है, पानी को आप जब ब्रेक कीजिएगा तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो H2 मिलेगा। H2 क्या है, ग्रीन एनर्जी है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो तो इसके लिए हम लोग क्या जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइजर, जहाँ पे हम लोग पानी को, वाटर को तोड़ के H2 बनाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग करना है, ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन करना है। ठीक, अमोनिया बनाना है लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, बायो CNG प्लांट को डेवलप करना है, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE जो है, नवीकरणीय और ऊर्जा मंत्रालय, वो इसका मेन एजेंसी है, उसी के सपोर्ट से कर रहे हैं। मकसद है कि हम लोग को 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी को बूस्ट करना, कितना, 50 लाख टन, 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना 2030 तक। नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2025। तो 2025 के लिए राष्ट्रीय जो है स्टार्टअप पुरस्कार अनाउंस किया गया है। ये 20+2 स्पेशल कैटेगरी में ये दिया जाएगा, मतलब 22 कैटेगरी में दिया जाता है। इसमें मेन जो कैटेगरी है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी और वीमेन लेड AI स्टार्टअप है। ठीक है, इसमें जो है जो भी विनर्स हैं उसको 10 लाख मिलता है हर विनर को, प्लस 5 लाख जो है सीड सपोर्ट मिलता है। सीड भी उसको सपोर्ट करने के लिए 5 लाख का लोन टाइप का भी देती है, और 10 लाख तो कैश मिलेगा। ठीक है, हर विनर को। इसमें जो विनर जीता है वो चेन्नई का अग्निकुल कॉस्मोस जीता है, जिसने 3D प्रिंटिंग का यूज करके रॉकेट को डेवलप किया, तो उसको मिला है। याद रखिएगा, ये विनर है। और ये जो अवार्ड है इसको सबसे पहले 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कॉमर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर में आता है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंदर में, उसने लॉन्च किया था इस स्टार्टअप पुरस्कार को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेशनल इनोवेशन फेस्टिवल 2025, राष्ट्रीय नवाचार महोत्सव अहमदाबाद में हुआ। याद रखिएगा, इसको NIF, नेशनल इनोवेशन जो हमारा फंड है, उसने इसको स्टार्ट किया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। इस बार अवार्ड जो दिया गया नेशनल इनोवेशन के लिए, वो दिया गया रमेश प्रजापति को, उत्तर प्रदेश के लिए। किस लिए, सोलर चैफ कटर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर डेवलप किया गया हेल्थ केयर में, IIT दिल्ली और एम्स के सहयोग से किया गया। ठीक है, ये जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे डायग्नोस्टिक चीज़ों को पता करने के लिए, ड्रग को डिलीवर करने के लिए, और इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के अंदर में ये बनाया गया है सेंटर। ठीक है, फोकस एरिया इसमें है कैंसर के लिए,
कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी के लिए, ठीक है। इसमें 200 मेडिकल डेटा जो साइंटिस्ट है उसको हम लोग ट्रेन करेंगे 2027 तक। नेक्स्ट हमारा है इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ल्यूनर सरफेस रोबोट प्रोटोटाइप अनवील्ड। तो भारत का पहला जो है स्वदेशी चंद्र सतह रोबोट प्रोटोटाइप डेवलप किया गया है। ये इसरो और आईआईटी कानपुर की टीम ने किया है। इसका नाम है भूमिपुत्र 1, ठीक है। और इसमें फीचर हम लोग कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ड्रिवन जो नेविगेशन करेंगे ऑटो, इसके लिए ऑटोनोमस रोवर बनाएंगे जो चंद्रयान 4 में यूज होगा, जो चंद्रयान 4 से निकलेगा। वहाँ सबसे पहले चंद्रयान 4 यहाँ से जाएगा, चंद्रमा पे लैंड करेगा, लैंड करने के बाद एक गाड़ी निकलेगा जिसको रोवर बोलेंगे, ठीक है। तो उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से यूज करके रोबोट को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है इंडिया का 6th और ईस्टर्न इंडिया का, पूर्वी भारत का फर्स्ट हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी खगोलीय वेधशाला को बनाए हैं। कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है। बंगाल के जो हमारा गढ़पंचकोट हिल्स है, पहाड़ी है वहाँ पे, ठीक है। ये सी लेवल से 600 मीटर हाइट पे रहेगा, हिल है तो, ठीक है। और ये ईस्ट इंडिया का फर्स्ट है, लेकिन इंडिया का ये 6 है। तो इसके पहले जो है 5 कौन कौन से हैं, वो है लद्दाख में है, नैनीताल, माउंट आबू राजस्थान में, पुणे महाराष्ट्र में, कोड़ाई कनल जो है तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिया ने ज्वाइन किया एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है OCCAR यूरोड्रोन प्रोग्राम, और ऑब्जर्वर स्टेटस मिला। याद रखिए मेंबर के रूप में, सदस्य के रूप में नहीं ज्वाइन किया है, पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। क्या है OCCAR? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड क्वार्टर बोन जर्मनी में है, जो काम करता है ज्वाइंट आर्मामेंट कॉपरेशन पे, संयुक्त आयुध सहयोग पे काम करता है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट का पार्ट है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है। यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनके बीच में एक प्रोजेक्ट हुआ है जिसका नाम है आपका ऑस्कर यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट। इसमें क्या वो लोग ज्वाइंटली रूप से जो है आपका आर्मामेंट को में हथियार में कॉपरेट कर रहे हैं, और इंडिया ने उसको ऑब्जर्वर स्टेटस, मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में ज्वाइन किया। ये अगर ऑस्कर यूरोड्रोन प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे तो इसको जो लीड किए किसके नेतृत्व में हुआ, तो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के नेतृत्व में हुआ, और पार्टनर कंट्री है लियोनार्डो इटली का, डिसॉल्ट फ्रांस का। पर्पस वही है कि जो ईस्टर है, ईस्टर मतलब इंटेलिजेंस, आई से इंटेलिजेंस, एस से सर्विलेंस, टी से टारगेट एक्विजिशन, और से रिकनाइसेंस, उसको जो है उन सारे फील्ड में इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। और इंडिया ने पर्यवेक्षक के रूप में ज्वाइन किया, याद रखिएगा। फर्स्ट जो पर्यवेक्षक के रूप में ज्वाइन किया था ऑब्जर्वर के रूप में, वो जापान किया था। देखिए ये जो ग्रुपिंग है वो यूरोप के देश का है, तो ना तो इंडिया यूरोप में आता है ना तो जापान, तो इसीलिए वो मेंबर कंट्री नहीं बने हैं, ऑब्जर्वर बने हैं, ठीक है। हो सकता है कि फ्यूचर में वो मेंबर कंट्री भी बन जाए आपका ऑस्कर ग्रुपिंग का यूरोड्रोन प्रोग्राम का, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोलर फिजिक्स। तो सौर भौतिकी पर राष्ट्र सम्मेलन हुआ बेंगलोर में, और इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने जो है इसको किया। और इसका जो थीम है वो है सन स्पेस वेदर सोलर स्टेलर कनेक्शंस, ठीक है, सौर चुंबकत्व, अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान अभिलेखागार का डिजिटलीकरण करना। इसमें जो टॉपिक पे डिस्कशन हुआ वो हुआ सोलर मैग्नेटिज्म पे, ठीक है, स्पेस वेदर प्रेडिक्शन पे, और आर्काइव्स जो है उसका डिजिटलीकरण करना। इसका थीम था सूर्य, अंतरिक्ष मौसम और सौर तारकीय संबंध। और हम लोगों ने नेशनल लार्ज स्पेस सोलर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, ठीक है, राष्ट्र वृहद सौर दूरबीन परियोजना को लॉन्च किया। कहाँ पे? याद रखिएगा, लद्दाख में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई लद्दाख सोचेगा भी नहीं, है ना। नेक्स्ट है पीएम ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जी ने लॉन्च किया है जल शक्ति सुरक्षा अभियान 2025। मकसद वही है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूजल है, और जो नदी है उसको जो है प्रबंधन करना। इसमें को 500 डिस्ट्रिक्ट 28 स्टेट में कवर कर रहे हैं। 25 से 35 ईयर का प्रोजेक्ट है, 8700 करोड़ का है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, और जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है इसरो का, उस वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। और फोकस वही है कि रेन वाटर, वर्षा जल का हम लोग को संचयन करना, हार्वेस्ट करना, स्प्रिंग रिजुविनेशन, झरनों का पुनरुद्धार करना, एक्वीफायर मैपिंग, जल भृत मानचित्रण। और फर्स्ट जल शक्ति अभियान लॉन्च हुआ था 2019 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने
लॉन्च किया है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2025, ठीक है, वन आवरण की स्थिति रिपोर्ट 2025 जारी किया है। इसको प्रिपेयर किया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक है, जिसका हेड क्वार्टर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो है वो देहरादून में है। इंडिया में अगर हम फॉरेस्ट कवर का बात करेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार तो कितना है, 21.83% है। फॉरेस्ट कवर की बात करें, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अलग है और ट्री कवर लगभग 2% के आसपास है, तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर तब कितना हो जाएगा, 24% के आसपास मोटा मोटी। अगर हम बात करेंगे कि एरिया के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो है आपका मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल में, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र। याद करने के लिए आप याद रखिए MACOM। अगर एरिया के हिसाब से देखें कि सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट कहाँ है, किस स्टेट में, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो MP में है, फिर अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र। और वहीं अगर परसेंटेज का बात करें, परसेंटेज मतलब वो जो स्टेट है उसके टोटल एरिया में कितना परसेंट एरिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, किस स्टेट का, कि टोटल एरिया का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस स्टेट में, उस परसेंटेज के हिसाब से देखें तो उसको याद कर लीजिए, एम मिया मेमाना मेमा ना। एमी से हो गया मिजोरम। मिजोरम में सबसे जो है परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट है। अगर हम बात करेंगे किस रिस्पेक्ट में, तो स्टेट के रिस्पेक्ट में। वैसे तो लक्षद्वीप और आंध्र पर, ये अंडमान निकोबार ये सब में, लेकिन अगर हम लक्षद्वीप में, सॉरी लक्षद्वीप में तो फॉरेस्ट ही नहीं है, वहाँ तो आपको कोरल दिखेगा, ठीक है। तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा जो है आपको दिखेगा, उसके बाद अरुणाचल में है, फिर मेघालय, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड। ये जो है वो परसेंटेज के हिसाब से है, याद रखिएगा। मैनग्रोव की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मैनग्रोव है वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका उड़ीसा और गुजरात ये सब। और मैनग्रोव का जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ एरिया में वो उड़ीसा में हुआ। याद रखिए, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है उसको 2 साल में एक बार वो आता है और 1987 से वो प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मिशन, ठीक है, NMC है, इसको लॉन्च किया गया है 2019 में। टारगेट है कि PM जो 2.5 है उसको 20 से 30% जो है रिड्यूस करना 2024 तक। और इस 2025 का डेटा के अनुसार लगभग 131 सिटीज़ में 26% जो है वो आपका रिडक्शन हुआ है। इसमें सबसे, इस मिशन के तहत सबसे जो अच्छा परफॉर्म किया, प्रदर्शन करता, वो था आपका चंडीगढ़, इंदौर, सूरत और तिरुवनंतपुरम। और न्यू टारगेट हम लोगों ने फिक्स किया है कि 2030 तक हम लोग PM 2.5 को 45% कम करेंगे। और इसके लिए हम लोग जो है फेज़ 2 प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर का। और उसको फेज़ 2 है और उसमें 5200 करोड़ का वो है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ठीक है, आसाम में लॉन्च किया गया है कि बाढ़ का पूर्व चेतावनी हमको मिल पाए। इसको IIT दिल्ली और NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मदद से डेवलप किया गया है। इसमें हम लोग बाढ़ आने के 7 डेज पहले ही, नदियों में जो बाढ़ आने वाला है उसको 7 दिन पहले ही हम लोग वार्निंग दे देंगे, पूर्वानुमान कर देंगे। इसमें ब्रह्मपुत्र और जो बराक नदी है उसको कवर कर रहे हैं। और सैटेलाइट का डेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम लोग यूज करेंगे। और फिर उसको हम लोग धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को बिहार और यूपी में भी 2026 तक इसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा चीज़ है, बाढ़ से बहुत ज़्यादा लोग इम्पैक्ट होते हैं, तो अगर ये आ जाएगा तो बहुत ही लोगों को, गरीब लोगों को और उस स्टेट को राहत मिल पाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 का रिजल्ट आया है, परिणाम हुआ है। इसके अनुसार उस स्टेट जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है उस कैटेगरी में टॉप किए हैं इंदौर, सेकंड सूरत और थर्ड भोपाल। और कैटेगरी जिसका पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के अंदर है, फर्स्ट किया है मुरादाबाद, फिर अम्बाला और बिलासपुर। शुरू का आप याद रखिएगा, मुरादाबाद है, इंदौर है। और जिस स्टेट जिसका पॉपुलेशन 3 लाख से कम है उसका फर्स्ट स्टेट है परवाणु, ठीक है। और इसको हम लोग जो है नेशनल, जो हमारा क्लीन एयर प्रोग्राम है जो 131 सिटीज़ में हम लोगों ने इवेलुएट किया CPCB ने, और उसके द्वारा फिर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ जिसमें फर्स्ट जो आया मोर देन 10 लाख में इंदौर, 3 से 10 लाख में मुरादाबाद और लेस देन 3 लाख में परवाणु, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा के बारे में, नवीकरणीय ऊर्जा के डेटा के बारे में। तो इंडिया का जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी है, स्थापित नवीकरणीय क्षमता है, वो 100, वो जो है, इसको थोड़ा सा 200 यहाँ पे आप लिखिएगा, ठीक है, 200
गीगावाट से अधिक हो गया है। भारत में अगर हम बात करेंगे तो जितना भी हमारा पावर कैपेसिटी है, ठीक है, विद्युत क्षमता है, उसका 45% जो है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है। और सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोलर का है 82 गीगावाट। अगर हम रिन्यूएबल में बात करेंगे तो विंड का 47, हाइड्रो का 46, बायोमास का 7 गीगावाट है। टारगेट हमारा है 2030 तक इसको बढ़ा के 500 गीगावाट को करने का। अभी हम लोग 200 गीगावाट क्रॉस कर लिए हैं 2025 तक, ठीक है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि इंडिया का कितना हमारा कैपेसिटी है, तो 4th नंबर पे जो है इंडिया हमारा आता है। उसके बाद हम देखते हैं उज्ज्वला 3.0 के बारे में। उज्ज्वला आपको पता है इसमें एलपीजी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है ना, जिसको एक्सटेंड किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और जो हमारा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, उसका ये प्रोजेक्ट है। इसमें सरकार जो है हर सिलेंडर पे 300 रुपीज़ का आपको सब्सिडी देती है। और एक साल में आप मैक्सिमम जो है 12 सिलेंडर तक यूज कर सकते हैं। हर सिलेंडर पे आपको 300 रुपीज़ सब्सिडी दिया जाएगा। इसमें हम लोग 10.5 करोड़ 10.5 करोड़ हाउस होल्ड को, परिवार को कवर किए हैं। और लगभग 2025-26 में 12,000 करोड़ इसमें हम लोग दिए हैं। उज्ज्वला 1.0 जो है वो लॉन्च हुआ था 2016 में, और उज्ज्वला 2.0 लॉन्च हुआ था 2021 में, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेबी ने, ठीक है, भारत का फर्स्ट कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहाँ पे कार्बन को हम लोग क्या कर पाएंगे, बेच पाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, CO2 को बेच पाएंगे, ठीक है। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है सेबी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। इसका नाम है इस प्लेटफॉर्म का इंडियन कार्बन मार्केट एक्सचेंज। ये एक वॉलेंटरी है, स्वैच्छिक। अगर आप कार्बन क्रेडिट को बेचना, जनरेट करके बेचना, तो उसका ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो। और फर्स्ट बार इसका ट्रेडिंग जो हुआ वो हुआ 15 जनवरी को 900 पर टन CO2, 900 रुपीज़ 1 टन CO2 के हिसाब से हुआ। और इंडिया अगर हम बात करेंगे तो कार्बन मार्केट का क्षमता अगर हम देखेंगे तो चौथे नंबर पे इंडिया जो है रैंक करता है, स्थान है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि न्यू दिल्ली में हमारा ग्लोबल बायो एनर्जी समिट हुआ 2025 का। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और यूनिडो जो है उसके मदद से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका जो थीम है, जो वेस्ट है, कचरा, उससे हम लोग एनर्जी जनरेट करेंगे, वेल्थ करेंगे और बायो एनर्जी जनरेट करेंगे, ताकि हम लोग कार्बन एमिशन को जीरो कर पाएँ। इस समिट में जो न्यू दिल्ली में हुआ उसमें 45 कंट्री पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे एक, चूँकि दिल्ली में हुआ तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो ऑन बायो एनर्जी कॉपरेशन, जैव ऊर्जा सहयोग पर दिल्ली घोषणा को अपनाया गया। फोकस इस बायो एनर्जी समिट में है बायोगैस पे, बायो CNG पे, बायो इथेनॉल पे, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे, सतत विमानन ईंधन पे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मिशन ऑन एडवांस मटेरियल रिसर्च, राष्ट्र उन्नत सामग्री अनुसंधान मिशन। तो जो एडवांस मटेरियल होता है दोस्तों, चाहे वो सिलिकॉन का हो या हाइड्रोजन का हो, जो कम एनर्जी, कम मतलब खर्चा भले ही उसका ज़्यादा हो, लेकिन उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसके लिए नेशनल मिशन एडवांस मटेरियल रिसर्च हम लोग लॉन्च किया गया है, ठीक है। कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। 4500 करोड़ का है 5 साल तक। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको लीड करेगा और CSIS है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसको जो है कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर, अर्धचालक पे, एनर्जी स्टोरेज पे, ऊर्जा भंडार पे, हाइड्रोजन मटेरियल पे, हाइड्रोजन सामग्री पे और रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, दुर्लभ पृथ्वी संस्करण जो मटेरियल उस पर प्रोसेसिंग करेंगे। और हम लोग भारत में 5 जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का केंद्र बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का है इंडिया का फर्स्ट सी वीड पार्क, पहला समुद्री शैवाल जो पार्क है वो तमिलनाडु मंडपम में हम लोग स्टार्ट किए। सी वीड आप समझ रहे हो, समुद्री आप शैवाल समझिए। ये जो सी वीड होता है वो समुद्र में हम लोग ग्रो करेंगे, ये नेचुरल रूप से भी होता है। उसका यूज किया जाता है बायोफ्यूल के द्वारा, उसका हम लोग फॉडर के रूप में यूज करते हैं, खाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो उसको डेवलप कर रहे हैं, उससे हम लोग फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए पहला हम लोग सी वीड पार्क बना रहे हैं, जहाँ पे जो एरिया रहेगा बड़ा सा, वहाँ पे सी वीड को हम लोग ग्रो करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे, याद रखिए, मंडपम तमिलनाडु में। अब चूंकि सी कहाँ पे है, समुद्र ये सब तमिलनाडु कोस्टल एरिया में ही होगा, तो तमिलनाडु में ही लॉन्च किया गया, याद रखना है, इसको पूछ सकता है। तेलंगाना जो है दोस्तों 2 स्कीम लेके आया है, एक है इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा
और दूसरा है रायतू भरोसा स्कीम। तो रायतू भरोसा स्कीम के तहत ये कैश सपोर्ट है। इसमें हर फार्मर को हर एकड़ के लिए एक साल में 12,000 रुपीज़ पर एकड़ पर ईयर दिया जाएगा। पहले हमारे पास रायतू बंधु स्कीम था जिसके तहत 10,000 रुपीज़ दिया जाता था, अब 12,000 दिया जाएगा। फिर उसी तरह से इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम के तहत जो जिस किसान जिसके पास ज़मीन नहीं है उसके लिए उसको एक साल में 12,000 रुपीज़ दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो जिसके पास ज़मीन हो या ना हो उसको पैसा गवर्नमेंट दे रही है, याद रखिएगा। तेलंगाना गवर्नमेंट ने और भी एक अच्छा काम किया है कि 2025 को इसने जो है ईयर ऑफ फार्मर वेलफेयर किसान कल्याण वर्ष मना रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो है 2025 को फार्मर वेलफेयर का ईयर मना रहा है, तो तेलंगाना होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुजरात गवर्नमेंट जो है इंडियन वुल्फ कंजर्वेशन प्रोग्राम, भारत भेड़िया संरक्षण कार्यक्रम चला रहा है। मकसद वही है कि जो भेड़िया है उसको कंजर्व करना और ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जो कि ये घास के मैदान में ही रखता है तो उसको भी कंजर्व करना। इसमें इसका साइंटिफिक जो नेम है भारत भेड़िया का वो है कैनिस ल्यूपस पेलिपस, उसको कंजर्व करने का बात किया गया है। अगर हम बात करेंगे भारत में जो भेड़िया का सबसे ज़्यादा डेंसिटी का बात करेंगे, घनत्व का, ठीक है, तो वो कहाँ मिलता है, गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। यहाँ पे 80 वुल्फ 80 भेड़िया हैं। तो पूछ सकते हैं आपको कि इंडियन वुल्फ कंजर्वेशन प्रोग्राम को किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तो कौन क्या होगा आंसर, गुजरात का गवर्नमेंट। नेक्स्ट है असम की सरकार ने एक एमओयू साइन किया है एसबीआई और यूबीआई, ठीक है, यूबीआई मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, कि जो असम गवर्नमेंट के अंदर में जो एम्प्लॉई हैं उस राज्य सरकार का, असम के सरकार का, उसको वो इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉय को इंश्योरेंस कवरेज देने के लिए एमओयू साइन किए एसबीआई और यूबीआई के साथ, तो वो क्या होगा, असम की गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है उड़ीसा जो है वो आदिवासी मेला और शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम लेके आई है, ठीक है, आदिवासियों को एम्पावरमेंट करने के लिए। तमिलनाडु जो है कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो भी लोग इंडस स्क्रिप्ट, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है उसको डिसाइफर कर देगा, उसको पढ़ लेगा, समझ लेगा, बता देगा, उसको 1 मिलियन प्राइज दिया जाएगा। आपको पता है कि हड़प्पा का जो स्क्रिप्ट है उसका खोज किए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज किए थे, किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था 1924 में। और जेम्स प्रिंसप का भी नाम आता है, ठीक है, जिन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को खोजा था अशोक में, तो वो तो अलग चीज़ है, अशोकन स्क्रिप्ट का, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का। तो जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज किया 1924 में, और वहाँ पे फिर हड़प्पा का स्क्रिप्ट भी मिला। लेकिन हड़प्पा का स्क्रिप्ट को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो भी लोग हड़प्पा के स्क्रिप्ट को पढ़ लेंगे उसको 1 मिलियन प्राइज तमिलनाडु गवर्नमेंट देगी, ठीक है। क्यों कर रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट ऐसा, आपको पता है कि हड़प्पा का स्क्रिप्ट को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि हड़प्पा का लोगों का जो कम्युनिकेशन था, जो बातचीत था, जो वार्तालाप था, वो द्रविड़ियन लोगों के साथ था। तो एक हिस्ट्री हमको और भी इनरिचमेंट मिलेगा। अभी पढ़े नहीं हड़प्पा के, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का द्रविड़ियन सिविलाइजेशन के साथ कैसा जो है लिंक था। क्लियर। फिर महाराष्ट्र ने में पहली बार भारत का मेड इन इंडिया रोबोटिक सर्जरी, एक रोबोट ने सर्जरी किया, ठीक है, और वो रोबोट इंडिया में बना, तो कहाँ बना, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, हुआ। फिर जीडीपी में ग्रीन चीज़ को शामिल करने के लिए, मतलब जीडीपी आप निकालिए लेकिन उसमें इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखिए, उसको हम लोग ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। तो ग्रीन जीडीपी असेसमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, ग्रीन जीडीपी हरित जीडीपी मूल्यांकन पहल किसने स्टार्ट किया, छत्तीसगढ़ ने। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो हमारा सावित्री बाई फुले का जो बर्थ एनिवर्सरी है 3 जून को, उसको तेलंगाना की गवर्नमेंट जो है वीमेन का टीचर्स डे, महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाएगी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। आपको आंसर में दे देगा महाराष्ट्र, और आधा लोग जो है कंफ्यूज करके महाराष्ट्र बोल देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में सावित्री बाई फुले ये सब जो है महाराष्ट्र के एरिया में काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुजरात जो है वो कोस्टल और वेडर बर्ड का सेंसस कर रहा है, समुद्री और तटीय पक्षी का, याद रखिए, पूछ सकता है कौन कर रहा है, तो गुजरात कर रहा है, ठीक। और इस तरह से पहला बार ऐसा सेंसस जनगणना हो रहा है जो कोस्टल बर्ड्स को मेजर नाप रहा है कितना है। और ये आपका कहाँ हुआ, तो मेरीन नेशनल पार्क और सेंचुरी। आपसे पूछ सकता है कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुजरात के जामनगर में है, याद रखिएगा। इसमें गुजरात की गवर्नमेंट और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात ये सारा लोग कर रहा है ये सेंसस, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है बेंगलोर मेट्रो, जो है वो पहला मेट्रो बना है जिसको भारत में मेड इन इंडिया का ट्रेन मिला है जो बिना ड्राइवर का है, और इस ट्रेन को बनाया है वेस्ट बंगाल के टीटागढ़ रेल सिस्टम ने। और इसको कहाँ दिया गया है? बेंगलोर मेट्रो को दिया गया है, जो ड्राइवरलेस ट्रेन है और मेड इन इंडिया है, भारत में बना है वो ट्रेन। ठीक है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज, उसका वो तमिलनाडु में कन्याकुमारी में स्टार्ट किया गया। ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल को त्रिवल्लुवर का जो स्टेटू है, मूर्ति है, उससे प्रतिमा से जोड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि भाई ग्लास ब्रिज तो बिहार के राजगीर में भी है, लेकिन ब्रिज का क्या मतलब होता है? ब्रिज का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। तो ग्लास ब्रिज बिहार में किसी को जोड़ नहीं रहा है, बस ऐसे ही है। आप यहाँ जाइएगा, फिर से घूम के वापस आ जाइएगा। ठीक है, मतलब इस तरह से आप देखिएगा यूट्यूब पे, तो इस तरह से किसी को कनेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको हम प्योर ग्लास ब्रिज नहीं बोल सकते हैं। ब्रिज का मतलब, पुल का मतलब होता है दो चीज़ को जोड़ना। तो पहला भारत का ग्लास ब्रिज तमिलनाडु में बना है, जो दो चीज़ों को जोड़ रहा है, दो जगह को जोड़ रहा है। एक विवेकानंद का रॉक मेमोरियल से तिरुवल्लुवर का स्टेटू को, मूर्ति प्रतिमा को जोड़ा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में फिशरी डेवलपमेंट मीट हुआ, सम्मेलन हुआ फिशरी को डेवलपमेंट करने के लिए, मत्स्य को डेवलपमेंट करने के लिए। कहाँ हुआ दोस्तों? गुवाहाटी में हुआ। और इसको यूनियन मिनिस्टर जो थे, फिशरी मिनिस्टर, उन्होंने इसको चेयर किया है, और इसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर, जहाँ पे जैविक मत्स्य मछली का पालन कर रहे हैं, वो कहाँ डेवलप हुआ? सिक्किम के सोरेंग में हुआ, याद रखिएगा। आपको याद भी होना चाहिए, सिक्किम जो है फर्स्ट स्टेट है जो भारत का, जो ऑर्गेनिक स्टेट है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है ना। फिर पंगसाऊ पास जो है इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ, पंगसाऊ दर्रा। तो पंगसाऊ दर्रा जो है वो आपका म्यांमार में है, सॉरी वो अरुणाचल प्रदेश में है, जो म्यांमार को जोड़ता है। आपको पता है इंडिया और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रेजिम है 16 किलोमीटर का। जैसे ये इंडिया है, ये म्यांमार है, और इसमें आपको मिजोरम, नागालैंड और आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड, ठीक है, और मेघालय भी बोल सकते, मेघालय में मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड, ठीक है, और मणिपुर। उनके बीच में जो है इंडिया का ये हो गया, और ये हो गया आपका म्यांमार। तो इनके यहाँ के जो लोग हैं इधर जा सकते हैं, और इधर के लोग इधर आ सकते हैं 16 किलोमीटर के आपका एरिया में। ठीक है, ये दोनों 16 किलोमीटर होगा ये। ठीक है, राइट। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देखो यहाँ का जो ट्राइब है, भले बाउंड्री अलग अलग है, ये एक तरफ म्यांमार है, दूसरी तरफ इंडिया है, ये कहीं ना कहीं से लिंक है, तो उनको आपस में बातचीत करने में दिक्कत हो ना हो, ठीक है, वो मिल पाए, इसीलिए बिना वीजा का वो 16 किलोमीटर में बॉर्डर में जा सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्री मूवमेंट रेजिम। तो वो जो पास है, जिससे अब ऐसा नहीं होगा कि कहीं से भी चले जाएंगे, बीच में पास होगा, दर्रा होगा, तो उसका नाम है पंगसाऊ पास, एक दर्रा है जो आपको अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रहिएगा। अच्छा, याद रखिए, एक पूछ सकता है आपको कि एक झील है दोस्तों म्यांमार में जिसका नाम है लेक ऑफ नो रिटर्न, नो रिटर्न झील। ये कहाँ पे है? याद रखिएगा, म्यांमार में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये न्यूज में था। नेक्स्ट है, राजस्थान में दोस्तों एक फेस्टिवल हुआ जिसका नाम है डेजर्ट फेस्टिवल 2025, जैसलमेर में हुआ। मकसद वही है, यहाँ पे कैमल लोगों का पैरेड हुआ, फिर पगड़ी बांधने का प्रतियोगिता हुआ, फोक डांस हुआ, और हैंडीक्राफ्ट का बाजार लगा। इसको डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने किया। नेक्स्ट हमारा है, पंजाब ने लॉन्च किया है मिशन धरती साथी। ठीक, आपको पता है कि पंजाब में बाढ़ आया, ठीक है, प्लस केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो उससे जो एग्रीकल्चर है, फसल है, उसको नुकसान होता है, और मिट्टी का भी नुकसान होता है। तो उस मिट्टी को रीस्टोर करने के लिए मिट्टी बहाली योजना शुरू किया गया, जिसका नाम है मिशन धरती साथी, जिसमें मकसद है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज को 20% कम कर देना। फिर केरला ने मिशन जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म लेके आया, जिसमें महिला और पुरुष जो है और SC ST सभी लोग जो है एक जैसा ड्रेस पहनेगा। ठीक है, जेंडर, ताकि जेंडर इंक्लूसिविटी आ पाए स्कूल के ड्रेस के कोड में। और इसमें SC ST गर्ल्स को यूनिफॉर्म के लिए पैसा भी दिया जाएगा। तो पूछ सकता है आपको, मिशन जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म कौन लेके आया? तो केरला। आपको पता है, देखो ये सब केरला, ये सब डेवलप्ड स्टेट है, तो वो सब देखिए अच्छा अच्छा काम करा। आप देखिए बढ़िया बढ़िया जो चीज़ है वो आपको यही सब स्टेट में आएगा, है ना। गुजरात, गुजरात हो गया, केरला, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब टॉप करता है हर चीज़ों में। ठीक है, और बाकी जो हम लोग का स्टेट है, झारखंड है, बिहार है, बंगाल है, यूपी है, ये थोड़ा कहीं ना कहीं बैकवर्ड टाइप का थोड़ा है। ठीक है, यूपी तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहा है, लेकिन बाकी जो स्टेट हैं, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ये थोड़ा थोड़ा बैकवर्ड है। ठीक है,
सिंगापुर के प्रेसिडेंट जिनका नाम है थरमन शनमुगारत्नम, वो इंडिया आए थे। और अगर हम बात करेंगे कि दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में जो सिंगापुर है, ठीक है, वो भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, याद रखिएगा सिंगापुर। और सिंगापुर के साथ हम लोग एक नेवल एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है सिम्बैक्स, सिंगापुर इंडिया, ठीक है, मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज सिम्बैक्स। नेक्स्ट है इंडिया और मलेशिया का सिक्योरिटी डायलॉग। पहला जो है इंडिया मलेशिया सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है न्यू दिल्ली में, जिसमें दोनों देश के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो आए थे, याद रखिएगा, पहला हुआ है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया और स्पेन जो है वो सहमति हुआ है कि वो 2026 को डुअल ईयर्स के रूप में मनाएंगे, दोनों सेलिब्रेट करेगा दोहरा वर्ष के रूप में। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये बायलेटरल है, जिसमें दोनों देश कल्चरल, सांस्कृतिक, टूरिज्म, पर्यटन और एआई इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का को प्रमोट कर रहा है। तो पूछ सकता है आपको, हाल ही में कौन देश जो है डुअल ईयर्स 2026 मना रहा है? इंडिया और स्पेन। फिर इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, याद रखना है आपको। अगर हम बात करेंगे कि भारत जो है सबसे ज़्यादा जो हथियार लेता है वो लेता है रूस से, और दूसरे नंबर पे है फ्रांस, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद इंडिया जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग होता है, आपको कहाँ पे हुआ है? दावोस में हर साल होता है। इसमें भारत की तरफ से हमारे कॉमर्स मिनिस्टर गए थे, और इस बार का जो थीम था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2025 का, वो था रिबिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू कोऑपरेशन एंड एआई। तो एआई और सहयोग के माध्यम से विश्वास का पुनर्निर्माण करना, इस पे इंडिया ने अनाउंस किया इन्वेस्ट इंडिया विकसित भारत पैविलियन, ठीक है, और प्लस ग्लोबल इंडिया स्टार्टअप री राउंड टेबल विथ 120 सीईओ। तो 120 जो बड़े बड़े सीईओ हैं कंपनियों के, उनके साथ भारत जो है ग्लोबल इंडिया स्टार्टअप राउंड टेबल मीटिंग किया, गोलमेज सम्मेलन यहीं पे किया। इंडिया अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे के अनुसार टॉप 5 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में इंडिया आता है। उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2025-26 जो है 2 साल के लिए इंडिया जो है आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, विश्व धरोहर समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसके पहले वो सऊदी अरेबिया था। इस कमेटी में, ठीक है, बहुत सारे देश हैं, और इसमें इंडिया के तरफ से 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है, आपको पता है, ठीक है। इंडिया में कितना? 42 जो है विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से 6 जो है वो नेचुरल है, प्राकृतिक, 32 जो है वो सांस्कृतिक है, और 4 जो है वो मिश्रित है, मिक्स्ड है। अब हम लोग कुछ रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का ने एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। आईएमएफ जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व आर्थिक परिदृश्य। अंकटाड जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, अंकटाड मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वो है इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन जो भी है, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 जारी करता है। इसके अनुसार इंडिया जो है चाइना के बाद दूसरे नंबर पे डेवलपिंग देश में एशिया में आता है, चाइना के बाद एफडीआई को रिसीव करने में। और सबसे ज़्यादा जो इंडिया में एफडीआई मिलता है वो मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल सेक्टर को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। तो वर्ल्ड एनर्जी जो आउटलुक है, विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है वो रिपोर्ट को लेकर आया है। उसके बाद जर्मन वाच एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, उसने एक रिपोर्ट जारी किया है कि कितना क्लाइमेट रिस्क है किसी देश को, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स लेके आया 2025। इसके अनुसार इंडिया जो है टॉप से 7 में आता है, मतलब रैंक 7 इंडिया, मतलब क्लाइमेट के रिस्क के हिसाब से इंडिया 7 नंबर पे आता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार। और टॉप 3 जो है वो लीबिया है, ग्रीस है और पाकिस्तान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस सूचकांक, स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जो है वो हर साल लेके आता है कौन? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। इसके अनुसार टॉप जो है प्रेस फ्रीडम में वो है नॉर्वे, और नॉर्थ कोरिया जो है लास्ट में आता है, और इंडिया जो है 180 कंट्री में 159 पे आता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है, उसके अनुसार 2025 का लेके आया है, आता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके अनुसार इंडिया जो है उसका स्कोर है 40, और इंडिया का रैंक जो है 85 कंट्री है। फर्स्ट पे जो है मतलब करप्शन जहाँ पे ना के बराबर है वो है डेनमार्क। देखिए डेनमार्क में भी करप्शन है, 100 पॉइंट इसको नहीं मिला है, 90 पॉइंट मिला हुआ है। इंडिया को मात्र 40 पॉइंट मिला हुआ है। और सोमालिया जो है सबसे कम पे रैंक पे है, सबसे लास्ट में, और इसका 12 पॉइंट है मात्र। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखेंगे तो इसको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क लेके आता है, यूएनएसटीएसएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसके अनुसार इंडिया जो है वो 146 कंट्री में 126 नंबर पे आता है।
और इंडिया फर्स्ट पे है, फिनलैंड मतलब वर्ल्ड में है जो सबसे ज़्यादा खुश है खुशहाली सूचकांक के अनुसार। डेनमार्क है, फिर आइसलैंड, फिर इजराइल, फिर नीदरलैंड। और इसके लिए वो अलग अलग जो है डेटा को यूज करता है, देखता है वो कि सामाजिक सोशल सपोर्ट है या नहीं है, किससे उसमें कितना है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, किसी चीज़ को चुन। फिर जीडीपी पर कैपिटा भी देखा जाता है, प्रति व्यक्ति जीडीपी। अगर हम साउथ एशिया का बात करेंगे, दक्षिण एशिया में, तो भूटान जो है वो सबसे ज़्यादा खुशहाल है साउथ एशिया में, ठीक है। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट अपडेट, संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट लेके आता है आपका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एजेंसी, यूएनएफपीए। इसके अनुसार इंडिया जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इंडिया में अगर हम बात करेंगे कि 15 to 64 ईयर्स की जो एज है वो 68% है। और फर्टिलिटी रेट जो है, प्रजनन दर इंडिया का 2.0 है, ठीक है। 2.1 होना चाहिए जो रिप्लेसमेंट लेवल है, कि इतना अगर आप रखेंगे तो पॉपुलेशन आपका बैलेंस रहेगा। लेकिन चूंकि इंडिया में ऑलरेडी इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमारा फर्टिलिटी रेट 2 भी है तो कोई दिक्कत उससे नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया का पॉपुलेशन जो है बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। कब तक? लगभग 260 तक, 2060 तक। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया का पॉपुलेशन कम होगा, क्योंकि हमारा फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 से कम है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने लॉन्च किया है उद्गम पोर्टल का फेज 2। उद्गम का फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अदावाकृत जमाओं की जानकारी तक पहुंच का प्रवेश द्वार। आपको पता है कि बहुत सारा पैसा, ठीक है, बैंक में आपका ऐसा जमा होता है जिसमें मान लीजिए लोगों को पता ही नहीं होता है ना। जैसे कोई आदमी है, उसका पैसा जमा है और वो मर गया, तो उसके बारे में किसी को, फैमिली को नहीं पता था कि कहाँ कहाँ पैसा, तो वो अनक्लेम डिपॉजिट। तो ऐसा बहुत सारा पैसा है, लगभग जो है 42,270 करोड़ है। तो मान लो किसी को पता चला किसी भी तरीक़ा से, पैन कार्ड से या ये वो से, तो या आधार से, तो ये सिटीजन को अलाउ करता है कि पैन और आधार के द्वारा आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपका और भी कहीं पैसा जमा उमा है या नहीं है। अगर है तो फिर उस बैंक में जो है जाकर पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फैमिली में भी ऐसा कोई अगर होंगे, मान लो ये होता है ना कि पता नहीं होगा किसी को, तो आप उद्गम पोर्टल पे जाइएगा और फिर देखिएगा कि कैसे पैन और आधार को यूज करके हम लोग जो है चेक कर सकते हैं आप कि पैसा आपका कहीं बैंक में है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, बहुत सारा बैंक इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर? तो गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर रही है इस प्रोग्राम को, और जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है उसको 100% गवर्नमेंट इसको कवर करने का कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने एक गाइडलाइंस लेके आया है कि इसके लिए डिजिटल लेंडिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो डिजिटल लेंडिंग करते हैं उसके लिए रेगुलेशन होना चाहिए, तो उसके लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जो है वो जारी किया है। मकसद वही है कि जो ऑनलाइन तरीका से पैसा देते हैं, लेंड करते हैं उधार में, चाहे वो एनबीएफसी हो या डिजिटल लेंडर हो, उसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशन हो, एक मानकीकृत जो है हमारा क्या रहे, आपका व्यवस्था रहे, ठीक है। मानकीकृत क्या रहे? एक व्यवस्था रहे, ठीक है, राइट। इसमें बोला गया है कि हर मेंबर जो डिजिटल लेंडिंग करता है उसको ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे उसका कैप है, ये नहीं कि अपने हिसाब से जितना भी ब्याज दर देगा देगा, वैसा नहीं होगा। और शिकायत निवारण भी सुविधा होगा। इसमें जो एसआरओ है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो आरबीआई के अंडर में काम करेगा, आरबीआई उसका निगरानी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, आरबीआई का गवर्नर ने, मतलब आरबीआई ने लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का मकसद है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो आपका ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसको कम करना, जिसको एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड इसको प्रोग्राम को ऑपरेट करेगी, संचालित करेगी, ठीक है। इसको रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा। मान लो कोई अगर सस्पिशियस यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, संदिग्ध यूपीआई लेन-देन होता है, तो उसका समय से निगरानी किया जाएगा। नेक्स्ट है, आरबीआई जो है एक एनुअल रिपोर्ट लेकर आया है 2024-2025 में। आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत में जो जीएनपी है, ग्रॉस हमारा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसका कितना वो घट के रह गया है 3%। 2012 से घट घट के लोवेस्ट हुआ है 3% अभी हुआ है, ठीक है, सबसे कम 2012 से। और कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो है वो 16.8 है। और अगर हम हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग देखेंगे तो आपका घट के 5.2% हो गया है जीडीपी का। ये भी थोड़ा चिंता का बात है, याद रखिएगा। तो पहला
और दूसरा तो ठीक है, एक घटा है एक बढ़ा है, और ये हमारा घटा है, तो ये घटना नहीं चाहिए, सेविंग बढ़ना चाहिए था, बचत है ना। क्योंकि यही आपका सेविंग होगा, लोग बैंक में जमा करते हैं फिर उससे इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब लोग का सेविंग ही नहीं होगा तो मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं बच रहा है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या ही करेंगे। फिर आरबीआई जो है, यूनियन जो हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, शहरी हमारा जो हमारा सहकारी बैंक है, उसके लिए गाइडलाइंस लेके आया है। इसमें बोला गया है कि आपका जो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो है, उसको 9% से बढ़ा के आपको 12% कर दिया गया है। और इसमें जो है अलग अलग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को बांटा गया है। टीयर वन के लिए आपको 10,000 करोड़ से कम का चाहिए, टीयर पैसा होना चाहिए। और टीयर टू के लिए अगर आपका पैसा 1000 से 10,000 करोड़ तक है तो टीयर टू में आप आएंगे। टीयर थ्री के लिए आपको 10,000 करोड़ से अधिक आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। और प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग जो कमर्शियल बैंक का होता है, ठीक है, सार्वजनिक बैंक का, वाणिज्यिक बैंक का जो होता है, सेम आपका प्राथमिक वाला ऋण का लक्ष्य को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने परमिशन दिया है 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक को, कि आप यूनिवर्सल बैंक बन सकते हैं। इसके लिए आपको वो आरबीआई जो है तुरंत नहीं दिया है, एक कंडीशनल अप्रूवल दिया गया है। शुरू के 10 साल तक आरबीआई तो दे दिया है परमिशन, और वो 10 साल में आपको देखेगा कि जो इसका प्रोमोटर है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जो प्रमोटर है जो उसको बैंक को प्रमोट कर रहा है, उसका कम से कम जितने भी कैपिटल है 20% कैपिटल प्रमोटर उसमें का है या नहीं है शुरू के 10 ईयर तक। अगर उसको कंडीशनल अप्रूवल यही बोला गया है, आपको होना चाहिए हर 10 साल तक। जब परमिशन आरबीआई ने दिया है यूनिवर्सल बैंक सार्वभौमिक बैंक बनने का, तो शुरू के 10 साल तक आपको जब प्रमोटर होगा उसका 20% कैपिटल प्रमोटर के पास होना चाहिए, जमा करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पोस्ट लिस्टिंग नेटवर्क, फिर लिस्ट जब आपका हो गया, आरबीआई ने बोल दिया कि हाँ भाई यूनिवर्सल बैंक आप बन सकते हो, तो आपका कैपिटल 5,000 करोड़ रुपया आपका नेट वर्थ होना चाहिए, ठीक है। फिर आरबीआई ने लॉन्च किया है कृषि निवेश पोर्टल, कृषि में निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसके लिए पर्पस वही है, एक सेंट्रल डेटाबेस बनाना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, ठीक है, कृषि अवसंरचना परियोजना का डेटाबेस बनाना। मकसद है कि क्रेडिट लिंक के जो किसान को लोन दिया जाता है, ठीक है, और उसको बैंक चेक करती है, ऐसे तो लोन नहीं देगी, बैंक स्कोर देखती है कि वो किसान लोन वापस कर पाएगा नहीं, उसका रेटिंग देखेगी, तो इसको जोड़ना काम, ताकि किसान को आसानी से लोन मिल जाए, ठीक है। और उसको हम लोग एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है नाबार्ड का, उससे भी कृषि निवेश पोर्टल को जोड़ दिया गया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। सिडबी ने लॉन्च किया स्टार्टअप निवेशक पोर्टल, ठीक है, राइट। इसमें हम लोग 50,000 जो स्टार्टअप है उसको 1,000 इन्वेस्टर से जोड़ देंगे, ठीक है। और मैच करेंगे कि किसको रेटिंग के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग यूज करेंगे। और हम लोग जो उन जितना भी हम लोग दे रहे हैं इस पोर्टल के द्वारा पैसा, उसमें 20% पैसा उन स्टार्टअप को दिया जाएगा जो महिला जिसका मालिक है, ठीक है। और इसको हम लोग क्रेडिट गारंटी फंड से जोड़ दे रहे हैं। इस क्रेडिट गारंटी फंड जो है स्टार्टअप के लिए बनाया गया है। इसमें बोला गया है कि बैंकों को कि आप जो है लोन दीजिए, अगर आपको बैंक मतलब फिर स्टार्टअप अगर पैसा नहीं वापस कर पा रहा है तो गवर्नमेंट जो है गारंटी लेगी। तो सिडबी और ये जो क्रेडिट गारंटी फंड है वो सिडबी के अंडर में ही है। तो सिडबी ने इस स्टार्टअप निवेशक पोर्टल को इस फंड से जोड़ दिया। नेक्स्ट हमारा एचडीएफसी ने लॉन्च किया है डिजिटल भारत एक्सप्रेस कैंपेन। इसके तहत इंडिया इंडिया में एचडीएफसी जो बैंक है वो 3,000 जो है गाड़ी को चलाएगा, और उस गाड़ी के द्वारा जो है वो डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करेगा रूरल इंडिया में। मकसद वही है कि 1 करोड़ यूपीआई जो यूजर हैं सेमी अर्बन बेल्ट में, उसको कवर करना। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से इसको हम लोग एचडीएफसी आगे इसको बढ़ा रहा है। फिर सेबी ने लॉन्च किया है धरोहर रिपोजिटरी। इसमें क्या है, 1875 से जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट का जो हिस्ट्री है उसका हिस्ट्री को इसमें जो है इस रिपोजिटरी में स्टोर करके रखा गया है। इसको गवर्नमेंट देख सकती है, पब्लिक इसको देख सकती है। ओल्ड जो सर्कुलर है, सेबी ने जो रूल्स बनाया है, सर्कुलर बनाया है, प्रोस्पेक्टस जो अलग अलग कंपनियों का जो प्रोस्पेक्टस है, जो रेगुलेशंस है, वो इस जगह है ताकि हर लोग पढ़ पाएँ कि कौन कंपनी कैसा था, उसका हिस्ट्री क्या रहा है, और उसके अनुसार फिर इन्वेस्टमेंट करें। सेबी की अगर बात करेंगे तो सेबी का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है, और सेबी जो है 1992 के आसपास बनी थी, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है, कानून के तहत ये बनी थी। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है इंडिया कार्बन मार्केट एक्सचेंज आईसीएमएक्स। यहाँ पे ये भारत का फर्स्ट कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कार्बन का बिक्री किया जाता है। इसमें 130 इंडस्ट्री पार्टिसिपेट किए हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और सीडीपी ने किया। मकसद वही है कि भारत का 2030 तक भारत को है
ने अपना INDC टारगेट दिया था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, पेरिस जब एग्रीमेंट हुआ था COP21 में उस समय, तो उसमें भारत ने बोला था कि हमारा जो एमिशन रिडक्शन है, जो उत्सर्जन है, उसको हम लोग 45% कम करेंगे। ठीक है, तो अगर कार्बन मार्केट में जो है इंडिया ये लेके आता है, तो वो अपना CO2 एमिशन को कम कर पाएगा, बेच पाएगा और सामने वाला खरीद पाएगा, तो इससे हमारा CO2 एमिशन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, क्लियर है। NSE ने लॉन्च किया है निफ्टी इंडिया रेलवे PSU इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, एक हमारा थीमेटिक इंडेक्स है जिसमें PSU जो रेलवे कंपनी है उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि वो कितना परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके अनुसार फिर लोग जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ETF कर पाएंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के तहत वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है अस्टेटा जो है, अस्टेटा एक हमारा सेबी ने अस्टेटा को, ठीक है, अस्टेटा को लाइसेंस दिया है। ठीक है, और इसको स्मॉल एंड मीडियम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन के तहत लाइसेंस दिया गया है स्टेटा को, और स्टेटा जो है भारत का पहला प्लेटफॉर्म बना है जिसको SMREIT लाइसेंस मिला है। SMREIT मतलब स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। इसके लिए मिनिमम जो एसेट साइज है 50 करोड़ रुपए होना चाहिए, और इससे क्या होगा, जो आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ेगा। तो याद रखिएगा स्टेटा के बारे में। नेक्स्ट हमारा है नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री NFIR एक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री, तो नाम से पता है वित्तीय के बारे में सूचना देना। इसमें सभी बैंकों को, NBFC को, इंश्योर को, सिक्योरिटी फर्म्स को जोड़ दिया गया है ताकि वो किसी व्यक्ति के बारे में इन्वेस्टमेंट जो है इंफॉर्मेशन जो है इस रिपोजिटरी पे जमा करें, है ना, बताएं, ताकि उसको फिर रेगुलेट कर पाए। तो इसके लिए हम लोग सेबी, IRDAI, PFRDA के द्वारा इसको हम लोग कर रहे हैं, और इसको मैनेज कर रहा है RBI। 2025-26 में ये लॉन्च हुआ है। इसका मकसद वही है, क्रिएट यूनिफाइड फाइनेंशियल डेटा रिपोजिटरी। एक जगह होगा जहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में कि उसने कहाँ कहाँ से लोन लिया है, शेयर मार्केट में कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, उसका रेटिंग क्या क्या है, सारा एक जगह पता होगा, ताकि फ्रॉड व्रॉड अगर कुछ इस टाइप का होगा तो उसको पहले से पता कर पाए हम लोग, है ना। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने विकसित भारत बॉन्ड लेके आया है, सीरीज लॉन्च किया है। ये जो गवर्नमेंट का 100 ईयर सॉवरेन बॉन्ड है ये है। इसमें आपको 7.24% कूपन रेट मिलेगा। ठीक है ना, कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट आप समझ लीजिए। और इसमें 20,000 करोड़ रुपीज का साइज है। देखो कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट ऐसे ऐसे नहीं होता है। मान लीजिए 100 रुपीज का बॉन्ड है, तो सरकार बोला कि इसमें कूपन रेट 7.24% है। इसका मतलब आपको जो है ये 7.24, 100 का 7.24 परसेंट कितना हुआ, 7.24, मतलब ये आपको जो है 92.76 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है, आप खरीद लीजिए और सरकार आपको 100 रुपीज़ देगी। तो अलग से कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है, बस वो आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है बॉन्ड, उसी को कूपन रेट हम लोग बोलते हैं। जितना कितना मिल रहा है, 7.26 किस पे मिल रहा है, विकसित भारत बॉन्ड लेके सरकार आ रही है, और ये 100 ईयर का है। तो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है, और ये भारत का फर्स्ट अल्ट्रा लॉन्ग मतलब लॉन्ग बॉन्ड है आज़ादी के बाद का। उसका नाम है विकसित भारत बॉन्ड 2047। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIEP प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन प्रगति रिपोर्ट 2025। आपको याद है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद था फाइनेंशियल ईयर 25 होने तक 111 मतलब 111 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आने का। तो इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट आया है 2025 में। इसके अनुसार रोड सेक्टर में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। तो नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल जो मेरीन वाला है, समुद्री वाला, ठीक है, उसको एक्सटेंड किया गया। पहले नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल था, उसको एक्सपेंड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा, और इसको इंटीग्रेट किया गया है 27 पोर्ट सिस्टम से। और अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम लोग लॉजिस्टिक के बारे में, माल ढुलाई के बारे में जो है वो हमारा देखते हैं। ठीक है, आपको पता है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है वो लेके आता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ठीक है, PM गति शक्ति NMP नेशनल मास्टर प्लान। इस प्लान के तहत जो है हम लोग जो है 2000 से ऊपर जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को हम लोग लेके आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे मिनिस्ट्री है, लगभग 29 मिनिस्ट्री है। मकसद वही है गति शक्ति का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। और इसमें क्या हुआ है कि प्रोजेक्ट का अप्रूवल टाइम, मतलब पहले आपको प्रोजेक्ट लेना पड़ता था तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, स्वीकृति के लिए 240 डेज लग जाता था, अब उसको घटा के 90 डेज कर दिया गया। बहुत अच्छा चीज़ है।
और कॉस्ट भी हम लोग 12.5 लाख करोड़ का भी हम लोग इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना जो है दोस्तों, इसमें हम लोग कॉरिडोर बना रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, इंटर कॉरिडोर बना रहे हैं, बॉर्डर रोड ये सब बना रहे हैं। लगभग 5000 किलोमीटर का हम लोग टोटल लेंथ इसमें प्लान किए हैं। 3.6 लाख करोड़ का होगा। NHAI इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, और बहुत सारे क्षेत्र में कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये सब उसी को भारतमाला परियोजना हम लोग बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये सारा चीज। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, तो नेशनल हाईवे नेटवर्क अचीवमेंट है। भारत में नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका लंबाई 1.4347 किलोमीटर हो चुका है, लाख किलोमीटर। और इंडिया अगर बात करेंगे रोड में दूसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड में। ठीक है, फर्स्ट पे आता है अमेरिका। स्मार्ट सिटी मिशन के अगर बारे में बात करेंगे तो टोटल स्मार्ट सिटी जो है 100 स्मार्ट सिटी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। 2026 तक इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। बेस्ट परफॉर्म जो किया है अभी तक स्मार्ट सिटी में उसने इंदौर किया है, सूरत, भोपाल और पुणे ने। ठीक है, इसमें टोटल प्रोजेक्ट हम लोग 7945 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं लगभग 86% प्रोजेक्ट। और इसमें टोटल खर्चा 1.38 लाख करोड़ हम लोग स्मार्ट सिटी मिशन में कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेक इन इंडिया का 10 साल हो गया। 2014 में इसको लॉन्च किए थे। इसमें जो टॉप सेक्टर जिसमें मेक इन इंडिया हुआ है वो है ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और केमिकल्स। और इन्वेस्टमेंट जो आया है किसी देश से तो सिंगापुर से आया है फर्स्ट पे, फिर US और मॉरिशस पे। और FDI जो आया है वो फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग $70 बिलियन US आया है। अगर इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर देखेंगे कि भारत ने सबसे ज़्यादा किसे ट्रेड किया है फाइनेंशियल ईयर 25 में, तो USA है, फिर UAE है, फिर चाइना, फिर सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने लॉन्च किया है ट्रेड फैसिलिटेशन एनालिटिक्स पोर्टल। तो एक पोर्टल लॉन्च किया है हमारा DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, व्यापार सुविधा विश्लेषण पोर्टल, नाम से पता चल रहा है फॉरेन ट्रेड को हम लोग को सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को। इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, EPCG, RODT पे रेमिशन ऑफ ड्यूटीज है ना, ड्यूटीज एंड टैरिफ ऑन के ये प्रोडक्ट वोडक्ट पे। और IC गेट और GSTN से इसको लिंक किया है। इससे एक्सपोर्टर को रियल टाइम में मदद मिलेगा। और उसका जो क्लेम्स है कि उसको अगर बोल रहा है कि हमको छूट नहीं मिला है तो वो अपना क्लेम को भी, दावा को भी इससे देख सकता है कि उसका अभी तक कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, फिर MSME मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है क्लस्टर अपग्रेडेशन 4.0 स्कीम। ठीक है, क्लस्टर उन्नयन 4.0 योजना। इसके तहत मकसद है कि इंडिया में जो 500 से ऊपर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उसको मॉडर्नाइज करना, आधुनिकीकरण करना, खासकर जो MSME से रिलेटेड है। 2028 तक 9200 करोड़ का ये है। सिडबी और NSIC की मदद से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फोकस है ऑटोमेशन, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट रेडीनेस, निर्यात तत्परता पे। फिर है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME, तो CGTMSE में इसका पूरा शॉर्ट फॉर्म है, को एक्सपेंड किए हैं। 9000 करोड़ हम लोग और एक्सेस इसमें डालें। पहले 1 करोड़ तक हम लोग इसमें गारंटी लेते थे, क्योंकि कोई अगर MSME 1 करोड़ तक अगर लोन ले रहा है, वापस नहीं कर पा रहा है, तो सरकार जो है सिडबी के तहत, स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के तहत गारंटी लेगी। अब उसको हम लोग बढ़ा के 2 करोड़ कर दिए हैं। और जो फ़ी है, जो फी बैंक चार्ज करता है उसको भी घटा के 1.1% से 0.37% कर दिए हैं। और ये इसका टारगेट है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। तो डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके आया है। नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, भारत नवाचार सूचकांक 2025 लेकर आया। इसके अनुसार टॉप किया है कर्नाटका, फिर तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में टॉप किया है सिक्किम। ठीक है, इसमें अलग अलग इंडिकेटर होता है जिसके बाद ही इंडियन इनोवेशन इंडेक्स लेके आया जाता है। इसमें ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च डेवलपमेंट, पेटेंट, FDI और स्टार्टअप को ध्यान में रख के जो है इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, टारगेट वही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, प्राइवेट वाले को बढ़ाना 37% से 50% बाय 2030। नेक्स्ट है नीति आयोग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य जो है सूचकांक लेके आया है 2025 तक। इसमें बोला गया है कि इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पूरा अगर इंडिया का बात करेंगे तो स्कोर में इंप्रूवमेंट हुआ है। 23 में 66 था और ये भी बढ़ के हो गया है 70। और टॉप परफॉर्म किया है केरला जिसका 100 में 84 स्कोर है। और सबसे कम पे बिहार है जिसका 54 स्कोर है, याद रखिएगा। कौन लेके आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा इंडेक्स इंडिया के लिए? नीति आयोग। नेक्स्ट हमारा है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2025, भारत की रोजगार रिपोर्ट लेके आया है ILO और नीति आयोग ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इकोनॉमिक सर्वे ने टूरिज्म सेक्टर पे
अपना एक रिपोर्ट जारी किया है इकोनॉमिक सर्वे ने, और ये बताया है कि सबसे ज़्यादा हमको जो टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, वो आते हैं कहाँ से, टॉप सोर्स कहाँ से आ रहे हैं, वो यूएस से, फिर बांग्लादेश और यूके से। और कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, वो है तमिलनाडु और महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। फिर उसी तरह से एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है, प्रदर्शन रिपोर्ट आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। इसके अनुसार एग्रीकल्चर में जो जीवीए हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का ग्रोथ, वो 3.8% हुआ है। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो है वो 340 मिलियन टन हुआ है। राइस का इतना हुआ है, वीट का इतना, पल्सेस का इतना इतना, और हॉर्टिकल्चर का जो बागवानी है वो 355 मीट्रिक टन हुआ है। फिशरी का भी प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, ड्रिंकिंग वाटर। इसके तहत जल जीवन हम लोग को घर घर पानी देना है पीने वाला। इसमें 100% स्टेट को हम लोगों ने दे दिया है। किनको दिया है, तो गोवा, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का फेज 2 हम लोगों ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन सेकेंड फेज का, ठीक है। तो इसके लिए 7,490 करोड़ का है। ग्रीन हाइड्रोजन आप समझ रहे हो, हाइड्रोजन इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन ग्रीन एनर्जी की मदद से, ठीक है। तो ये सब हमने आपको पहले ही बता दिया, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इसमें 5 मिलियन मीट्रिक टन हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ग्रीन अमोनिया और बायो सीएनजी, ये सब। नेक्स्ट देखते हैं भारत ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ठीक है। तो भारत ग्रीन एनर्जी हरित ऊर्जा कॉरिडोर हम लोग का सेकेंड फेज हम लोग लॉन्च किए हैं। इसमें 10,000 किलोमीटर का और भी हम लोग ग्रीन एनर्जी का कॉरिडोर बना रहे हैं, ठीक है। मतलब वो जो एरिया होगा ग्रीन, उसमें ग्रीन एनर्जी यूज होगा, बस इसका मतलब वही है, जिसमें तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पे फोकस किए हैं। और इसको हम लोग 26 तक कंप्लीट करेंगे। डीआरडीओ ने टेस्ट किया है VSHORADS, इसका फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस टेस्ट, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट रेंज मतलब ऊपर से कुछ मिसाइल पिसाइल आ रहा है, ठीक है, और हम यहाँ पे हैं और ऊपर से आ रहा है और इसके बीच में डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, तो उस समय हम लोग यहाँ से रॉकेट वॉकेट मार के उसको गिरा देंगे। उसी को बोलते हैं VSHORADS। इसको चांदीपुर उड़ीसा से लॉन्च किए हैं। 6 किलोमीटर इसका रेंज है, मतलब 6 किलोमीटर तक ये मार सकता है। और ये डुअल थ्रस्ट रॉकेट मोटर है, इंफ्रारेड सीकर है, मतलब इंफ्रारेड किरण को यूज करके वो टारगेट को हिट करता है। इंफ्रारेड आप समझते हो, जैसे कोई भी चीज़ है, मिसाइल विसाइल आ रहा है तो वो जो बॉडी आप देखेंगे, वो मिसाइल जो है वो अपने साथ हीट को जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगा होगा, ये VSHORADS, वो इसका रीड कर लेगा, हीट आ रहा है कुछ बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से ये उड़ेगा, उड़ाएगा और 6 किलोमीटर के में मार देगा उसको, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसरो जो है गगनयान मिशन में प्रोग्रेस का बात करेंगे। तो गगनयान मिशन के तहत हम लोग जो है 3 एस्ट्रोनॉट को, हाँ 3 ही है शायद, 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे वो जाके रिसर्च करेंगे, तो उसी में हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी हम लोग भेजे नहीं है, भेजेंगे, ठीक है। तो क्रू मॉड्यूल हीट सील्ड टेस्ट हम लोग कर रहे हैं कि क्रू मॉड्यूल इतना जो यहाँ से लेके जो जाएगा सेटेलाइट, तो उस बहुत हीट हो जाएगा, अंदर में जो लोग बैठे होंगे वो गर्म ना हो जाए उतना, तो उसके लिए हम लोग जो है हीट सील्ड टेस्ट किए हैं। ह्यूमन रेटिंग सर्टिफिकेशन CE-20 इंजन को दिया गया है और ये फर्स्ट मैन्ड मिशन होगा। अगर ये हो जाता है ऐसा, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये भारत का पहला जो है वो आपका मैन्ड फ्लाइट मिशन होगा। और इसके पहले हम लोग टेस्ट व्हीकल अबॉर्ड 2 कर चुके हैं, मतलब परीक्षण वाहन निरस्तीकरण 2 भी टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। फिर इसरो ने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया है, जो इंडिया का फर्स्ट डॉकिंग टेस्ट है, ये हमने आपको बता दिया। फिर INS इम्फाल क्या है आपको पता है, हमारा जो इंडियन नेवी है उसका प्रोजेक्ट 15B चल रहा है, ठीक है। 15B के तहत जो है हमारा बनाया जा रहा है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर मतलब विध्वंसक। विध्वंसक क्या होता है, छोटा सा जहाज होता है जिसमें मिसाइल विसाइल ये सब लगा होता है। ये बहुत बड़ा जहाज नहीं होगा, ये छोटा सा जहाज होगा जिसमें मिसाइल विसाइल लगा होता है, ठीक है। तो उसी को डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। तो विशाखापट्टनम क्लास का हम लोग 15B प्रोजेक्ट बना रहे हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं, याद रखिएगा। बना कौन रहा है, मझगांव डॉक शिप यार्ड लिमिटेड बनाया जा रहा है, जिसके पहले बन चुका है। INS विशाखापट्टनम बना है, INS मरमागांव बना है और INS इम्फाल बना है। तो ये सब है क्या, ये सब है डिस्ट्रॉयर, ठीक है। क्या है ये, विध्वंसक है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी डे का 77 एडिशन मनाया गया, भारतीय सेना दिवस का। इस बार का थीम था विकसित भारत के रक्षक। इसको रिव्यू किए राजनाथ सिंह ने, इसमें डिस्प्ले किया गया, दिखाया गया
हम लोग जो इंडिजिनियस लाइट टैंक, हल्का जो टैंक बनाए हैं कम वेट का, जिसका नाम है जोरावर। आपको पूछ सकता है जोरावर क्या है? ये टैंक है छोटा, कम वेट का। पिनाका आपको पता है रॉकेट बैरल है। K9 वज्र गन है, ये AI ड्रोन है, ये सब सारा चीज़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ICG का, पोल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है। ICG मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड ने प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए नाव बनाया है, जिसका नाम है समुद्र रक्षक और समुद्र प्रहरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज वरुण। वरुण अभ्यास जो है हम लोग करते हैं फ्रांस के साथ, और ये नेवल एक्सरसाइज है, अरब सागर में हुआ, अरेबियन सी में हुआ। एक्सरसाइज सागर जो कवच है, ये कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए, तट सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसमें इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और स्टेट पुलिस है। और ये गोवा, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, लक्षद्वीप, मतलब जो कोस्टल एरिया वहाँ पे हुआ है। मकसद वही है कि 26/11 जैसा दोबारा 26/11 जैसा मुंबई जो अटैक नहीं हो इंडिया में, क्योंकि 26/11 में जो लोग आतंकवादी लोग आए थे वो समुद्र से ही आया था। ठीक है। नेक्स्ट है सुरक्षित सैनिक अभियान। सुरक्षित सैनिक अभियान जो है वो वेटरन वेलफेयर स्कीम है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा सेना में सेवा दिए हैं लंबे समय तक, तो उनके परिवारों के लिए इंश्योरेंस का कवर है 10 लाख। उनको लीगल और फैमिली सपोर्ट भी दिया जाएगा। रक्षा पोर्टल इंटीग्रेशन भी किया गया है। इसमें 3 लाख जो वेटरन है और जो डिपेंडेंट है, जो रिटायर लोग हैं, उनको इसमें कवर किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। ठीक है। तो सोचो, जो लोग सेना के लिए इतना करते हैं तो उनके लिए तो और ज़्यादा ज़्यादा करना चाहिए, है कि नहीं? जो सोचो पूरा अपना मतलब देश के लिए जान तक दे देते हैं, नहीं? तो उनके सैल्यूट बनता है दोस्तों। बोलिए जय हिंद। ठीक है। फिर अग्निपथ 2.0 रिव्यू कमेटी। अग्निपथ 2.0 को देखने के लिए सही है या नहीं है, उसके लिए कमेटी बनाया गया है, जिसका चेयरमैन है अनिल पुरी, याद रखिएगा। नेशनल क्वांटम मिशन इम्प्लीमेंटेशन। नेशनल जो क्वांटम मिशन है, जिसके तहत हम लोग क्वांटम कंप्यूटर डेवलप कर रहे हैं, 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 23 से 28 तक। उसको इम्प्लीमेंटेशन अभी हो रहा है, उसका स्टेप देखा जा रहा है। ठीक है। फेज 1 इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें 15 से 100 क्यूबिट मशीन हम लोग बनाएंगे। और दिल्ली मुंबई क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पायलट, दिल्ली मुंबई में हम लोग क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बना रहे हैं, 2025 तक बनाएंगे। फिर है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो बहुत ही पिछड़ा जिला है, उसको हम लोग बैकवर्ड जिला ना बोल के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम चला रहे हैं वहाँ पे। टॉप डिस्ट्रिक्ट इसमें जो किया है वो नंदुरबार किया है महाराष्ट्र का, नूह किया है हरियाणा का, सुंदरगढ़ किया है उड़ीसा का। बेस्ट परफॉर्मिंग जो सेक्टर किया है इसमें स्वास्थ्य का क्षेत्र किया है, और न्यूट्रिशन किया है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। नीति आयोग जो है मंथली डेल्टा रेटिंग जारी करता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है मंथ लेवल पे अच्छा कर रहा है, उसके लिए डेल्टा रैंकिंग जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी नीति आयोग का ही है। ठीक है। उसके बाद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार सुगमता रिपोर्ट। ठीक है, 2025। इसके तहत अब ये इंडिया में जारी किया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक की मदद से इसमें, और नीति आयोग करता है। रैंक 1 आया है आंध्र प्रदेश, व्यापार करने में आसानी में 25 में आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे है, गुजरात सेकंड पे, महाराष्ट्र थर्ड पे। ठीक है। और अलग अलग पैरामीटर यूज किया जाता है कि वहाँ पे ज़मीन मिलता है आसानी से कि नहीं, सिंगल विंडो अप्रूवल है कि नहीं, एकल खिड़की अनुमोदन, पावर वहाँ पे बिजली का उपलब्ध है या नहीं। फिर है इंडिया इनोवेशन इकोसिस्टम माइलस्टोन। भारत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का मील का पत्थर, जैसे हम बात करेंगे तो स्टार्टअप इंडिया में लगभग 1.35 लाख स्टार्टअप है, और यूनिकॉर्न 122 है। यूनिकॉर्न मतलब जिसका कैपिटल जो है $1 बिलियन से अधिक है, $1 बिलियन से अधिक है पूंजी, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिकॉर्न। विमेन लेड स्टार्टअप 18% है। और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इंडियन इनोवेशन इकोसिस्टम के तहत स्टार्टअप में लीड किया है, वो कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली। नेशनल टूरिज्म अवार्ड, राष्ट्र पर्यटन पुरस्कार में बेस्ट राज्य को मिला है MP को। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन है ऋषिकेश, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल ऋषिकेश। बेस्ट आइकनिक साइट है सन टेम्पल कोणार्क, प्रतिष्ठित स्थल। और बेस्ट रूरल होम स्टे, सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होम स्टे है नागालैंड का इको विलेज। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2025 में शामिल किया गया है नए इंडियन सिटी को। जयपुर को शामिल किया गया है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए, शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में। चेन्नई को म्यूजिक के क्षेत्र में। अहमदाबाद को डिजाइन के क्षेत्र में। और वाराणसी को साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम होता है कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, है ना, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ठीक है। प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। ठीक है।
याद रखिए, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके अनुसार इंडिया जो है 31 में। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का एक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, 2025। इसके अनुसार इंडिया जो है वो 38 नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसको जारी करता है यूनिडो, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट जो इनोवेशन डेवलपमेंट एजेंसी जारी करता है, ठीक है। और इंडिया जो रैंक है वो 40 है। टॉप कंट्री जो इनोवेशन में आता है स्विट्जरलैंड, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो इंडिया जो है वो फर्स्ट है किसमें? लोअर मिडिल इनकम ग्रुप जो आईसीटी एक्सपोर्ट स्टार्टअप में इंडिया लीडर है उसमें। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट जो है वो सूरत में बन रहा है। इंडिया का लार्जेस्ट सी ब्रिज, समुद्री ब्रिज, समुद्र के ऊपर ब्रिज जो है वो मुंबई में बन रहा है। डिजिटल रूरल हाट को लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा 250 डिस्ट्रिक्ट में ई कॉमर्स को बूस्ट करने के लिए। इंडिया एआई मिशन जो है ऑलरेडी हमने इसके बारे में देख लिया है, 10,300 का करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है। फिर नेशनल सेंटर फॉर प्रिसिजन फार्मिंग हमने ये कवर कर लिया है। इसरो का लूनर रोवर प्रोटोटाइप भूमि मित्रा हमने देख लिया है। NIELIT, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में एक यूनिवर्सिटी बन रहा है जिसका नाम है NIELIT। नेशनल डिजिटल स्किल हब भी वो लॉन्च करके आया है जिसके तहत 12 कैंपस वो बनाएगा 5 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, ठीक है, जिसमें टारगेट किया गया है 37 लाख स्टूडेंट को टारगेट किया गया है 5 ईयर के में, उसको हम लोग स्किल देंगे। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन हमने देख लिया है, ठीक है। ग्लोबल बायो एनर्जी समिट हमने देख लिया है। पद्मा अवार्ड के बारे में थोड़ा देख लीजिए। पद्मा पुरस्कार जिसमें पद्म में आता है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ठीक है। तो पद्म विभूषण जो दिया गया है वो रतन टाटा जी को दिया गया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। MS स्वामीनाथन को दिया गया है। आपको पता है MS स्वामीनाथन के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं इंडिया में। रघुनाथ मसेलकर को दिया गया है साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में। जाकिर हुसैन को दिया गया है, ये तबला बजाते थे, ठीक है, कला के क्षेत्र में। पद्म भूषण दिया गया है डॉक्टर देवी सेट्टी मेडिसिन के फील्ड में। आनंद महिंद्रा को दिया गया है ट्रेड में, ठीक है। पंकज अडवाणी को स्पोर्ट्स में। पद्मश्री दिया गया है मीराबाई को स्पोर्ट्स में। विधु विनोद चोपड़ा को फिल्म में। फिर शेरिंग वांगचुक को इन्वायरमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीरता पुरस्कार रिपब्लिक डे पे दिया जाता है। अशोक चक्र दिया गया है मरणोपरांत, ठीक है, मेजर अंकुश सिंह को, इनको सैल्यूट है दोस्तों। कीर्ति चक्र दिया गया है गोरखा राइफल्स के कैप्टन RS थापा को, इनको भी सैल्यूट है। फिर शौर्य चक्र दिया गया है 9 पर्सनल को, सभी लोगों को 0IS की तरफ से जय हिंद। नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2025। इसमें अग्निकुल कॉस्मोस को बेस्ट मिला है। स्पेशल कैटेगरी में विमेन लेड AI स्टार्टअप को मिला है जिसका नाम है रिवॉल्व AI, बैंगलोर का है। इसमें 10 लाख रुपए दिया जाता है और सिडबी जो है 5 लाख ग्रांट भी देती है। फिर है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, प्रवासी भारतीय दिवस पे दिया जाता है। इसमें डॉक्टर रंजन मुदगुले को जो श्रीलंका के हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विस के लिए दिया गया है। डॉक्टर अनीता शर्मा जो कनाडा की है, ये सब इंडियन मूल की है, या तो PIO होंगी या NRI। ये साइंस एंड रिसर्च के लिए मिल रहा है। मिस्टर राजेश पटेल UK के हैं, बिजनेस एंड कम्युनिटी वेलफेयर के लिए मिला है। डॉक्टर सुरेश रेड्डी USA के हैं, मेडिकल साइंस के लिए मिला है। ये 2003 से स्टार्ट हुआ है। और ओवरसीज सिटीजन जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए सर्वोच्च सम्मान है जो भारत गवर्नमेंट देती है भारत की तरफ से, है ना। फिर है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार SSB, ये साइंटिस्ट लोगों को दिया जाता है CSIR के द्वारा। ये बायोलॉजिकल, केमिकल, अर्थ, इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल, मेडिकल, फिजिकल साइंस में जो रिसर्च है उनको दिया जाता है। इस बार मिला है IISc के इंजीनियरिंग साइंस में मिला है डॉक्टर सुमित बासु को। IIT कानपुर के केमिकल साइंस में मिला है डॉक्टर कविता शर्मा को। TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में फिजिकल साइंस के लिए मिला है डॉक्टर हरीश कुमार जैन को। इसमें 5 लाख रुपए पैसा, साइटेशन, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्लेक मिलता है, मतलब पट्टिका मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आज का करंट अफेयर यहीं पे खत्म होता है। तो ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं और कल हम लोग करंट अफेयर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी 3-4-5 दिन आपका करंट अफेयर का ही क्लास होगा ताकि करंट अफेयर आपका एक साथ पूरा खत्म हो जाए। इसके पहले ऑलरेडी हमने 3-4 क्लास करंट अफेयर का लिया है, ठीक है। उसका PDF भी हमने दे दिया है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो सारा को देखिए, सारा जो आपको दिखेगा आपका EPFO के लिए रिलेटेड क्लास, वो आप 0IS चैनल पे जाइएगा तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। आप देखिए कहाँ मिलेगा आपको, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा 0IS, ठीक है, तो मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखिए EPFO के लिए हमने एक
MCQ का प्लेलिस्ट बनाया है जिसका नाम है EPFO टेस्ट सीरीज, जो हम लोग डेली क्लास ले रहे हैं ना अभी। तो अभी तक हम लोगों ने 25 क्लास ले लिया है, आज हमारा ठीक है 24 क्लास ले लिया, आज हमारा क्लास नंबर 25 था। ये वीडियो आपका इसी में आएगा। साइंस पढ़ना है EPFO के लिए तो ये पढ़ लीजिए, इंश्योरेंस पढ़ना है तो इंश्योरेंस पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी पढ़ लीजिए, इकोनॉमी पढ़ना है तो इकोनॉमी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ठीक है। और अकाउंटिंग पढ़ना है तो अकाउंटिंग पढ़ लीजिए, सोशल सिक्योरिटी पढ़ना है तो सोशल सिक्योरिटी पढ़ लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ पढ़ना है तो वो पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ लीजिए। तो सारा चीज़ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और बाकी ये जो है ना, ये मेन है, ये जो आप देखोगे जिसमें आपका डेली बेसिस पे क्लास लिया जा रहा है, ये मेन है। इसमें सारा चीज़ को हम लोग MCQ के थ्रू और बुलेट पॉइंट के थ्रू पढ़ रहे हैं। अगर आप इतना भी कर ले रहे हैं तो आपके लिए ये कंप्लीट रहेगा। बाकी अगर टाइम है तो वो वाला जो बाकी के जो सब्जेक्ट वाइज हमने पढ़ा है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो बस आप इसको डेली बेसिस पे करते रहिए, जो इसका PDF मिलता है वो करते रहिए। इसको बहुत बार आप देखिए, एक बार में आपको याद नहीं होगा, ठीक है। इसको आप नॉर्मल स्पीड में देखिए, फिर आप इसको 1.5 में देखिए, फिर डबल में देखिए और साथ PDF भी पढ़िए, फिर देखिए आपको एग्ज़ाम निकल जाएगा। अभी आपके पास 40 दिन 45 दिन के आसपास समय बचा हुआ है, उसको अगर आप अच्छे से यूज करेंगे, शॉर्ट्स रील मत देखिए, पूरा पढ़ाई कीजिए, फोकस तैयार तेवर फेस्टिवल वेस्टिवल आ रहा है उतना उसमें समय मत दीजिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आप देखिएगा आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाएगा। हम अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, ना तो क्वालिटी में, ना तो कंटेंट में। और अभी क्लास चलता रहेगा, ठीक है, लगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक। क्योंकि हमारा मकसद है कि जिस तरह हमारा सिलेक्शन हुआ है उस तरह से आपका भी सिलेक्शन हो, इसलिए हम इतना मेहनत करें आपके लिए, ठीक है। तो 1 लाख तो बनता है दोस्तों, है कि नहीं। आप अपने टीचर को, अपने दोस्त को इतना प्यार नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ये आप ही का चैनल है, शेयर कीजिए। आपके घर में जितने सारे मोबाइल हैं सब मोबाइल से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो चैनल ग्रो कर रहा है और मेरे स्टूडेंट हमको प्यार कर रहे हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। और कोई सजेशन है ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, आप इस फैमिली के एक अंग हैं, ठीक है। इसको ग्रो कराना, इसको सपोर्ट करना, हम लोग मिल के एक साथ आगे पढ़ेंगे और सबका सिलेक्शन होगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ आपको भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिले और आप अच्छे से पढ़िए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। डेली क्लास आपका 10 बजे रात में होता है।